स्टीव विटकॉफ, आपने देखा इनके साथ एक बैठक होगी, तो दोनों का मौक़िफ़ सुनने के बाद फिर दोनों के साथ कंबाइंड बैठक का भी इरादा है। तो मैं आपको बताता चलूं कि स्टीव विटकॉफ आपने देखा है जब वो यहाँ लैंड किए हैं उसके बाद बड़ी गर्मजोशी से वो सीडीएफ फील्ड मार्शल से मिल रहे थे, जो उनके साथ मुसलसल राब्ते में भी रहे हैं। तो इनका अच्छा कनेक्शन है आपस में, दूसरी तरफ ईरान की तरफ भी है। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं, ना सिर्फ हमें बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर हर दुनिया का ये हर मुल्क चाहता है कि जो तनाज़ा खड़ा हुआ है, जो जंग की सीज फायर हुआ है, ये मुस्तकिल कायम रहे और जंग जो है वो आइंदा उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। ईरान का भी यही मौक़िफ़ है, वो किसी किस्म के इस आर्जी सीज फायर पर रजामंद नहीं है। उनका कहना है कि जंग बंदी जो है वो ज़रूरी है और जो नुकसान हुआ है ईरान का इस जंग के दौरान जितना, उसको भी अकोमोडेट किया जाए, पाबंदियाँ भी हटाई जाएँ। सो दोनों तरफ बैठेंगी, अपनी अपनी शरायात एक दूसरे को सुनाएंगी, अपने अपने मौक़िफ़ को पेश करेंगी, जिसके बाद किसी न किसी तरफ ये ऊँट जो है एक करवट बैठेगा। तो दोनों फ्रीकैन जो हैं वो एक दूसरे के लिए पूरे ड्राफ्ट तैयार करके लाए हैं और इसमें जीडी वेंस का कहना है, जो नायब प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है यूएस के, उनका कहना है कि कुछ नुकात पर इख्तलाफात हैं लेकिन कुछ पर इत्तफाक भी है। तो ये अच्छी बात है कि कुछ पर इत्तफाक भी है, जिन पर इख्तलाफ है वो मिल बैठकर उसका जो फार्मूला या उसको फार्मूला तय किया जाएगा या वे आउट निकाला जाएगा उसका। जी अच्छा अच्छा, शहजाद साहब ये बताइएगा कि चीन और रूस की ईरान की हिमायत और उनके किरदार को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जब से ये कज़िया शुरू हुआ है और ये मामलात न सिर्फ इलाकाई अमन के लिए ख़तरा बने बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए ख़तरा बने, तो ऐसे में ये एक बड़ा यूनिक मौका था कि जब अमेरिका को अपने इत्तेहादियों से उस तरह की सपोर्ट नहीं मिल सकी जिस तरह की माजी में उनको मिलती रही, जब कभी भी उन्होंने कुवैत में दखल अंदाजी की या इराक में की या उसके बाद अफगानिस्तान और दीगर मौक़ों पर जब उन्होंने इंटरफेयर किया, तो उनके साथ नेटो और यूरोपीय ममालिक जो थे वो उनके साथ थे। लेकिन इस दफ़ा एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जो शायद अमेरिकी सदर को भी पहली दफ़ा देखने को मिली और अमेरिका को बतौर स्टेट भी पहली दफ़ा मिली कि चूंकि ईरान और चाइना, जो कि चाइना और रशिया, माफ कीजिएगा, चाइना और रशिया जो कि इस खित्ते में बड़े अहम प्लेयर्स हैं और P5 का भी हिस्सा है, तो उन्होंने ऑलरेडी ये फैसला कर रखा था कि इस तरह की आइंदा मजीद कोई कार्रवाई जो है उसका सदेबाब किया जाएगा। यही वजह है कि जब आपने देखा होगा कि अब नए हुर्मुज़ को खोलने के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश हुई, तो इन दोनों ममालिक ने उसको वीटो किया था। इसी तरह से नेटो ममालिक ने और बरतानिया और यूरोप, इन सब ने इस मामले पर अमेरिका के साथ खड़े होने से इनकार कर दिया। तो ऐसे में ये साबित होता है कि पसे पर्दा चाइना और रूस जो थे वो भी अपनी सफारतकारी को अमल में ला रहे थे और उन्होंने भी दुनिया के दारुल हुकूमतों में अपनी लॉबिंग की और इस सारे इशू पे कायल किया कि इस मामले से हमें किस तरह से निमटना है और किस तरह से जंग के खतरे को ख़त्म करना है। तो उसके नतीजे में ये सारी कामयाबी जो है वो हासिल हुई कि एक आर्जी जंग बंदी जो इस वक्त कायम है उसको एक बड़ी जो है वो सुलह की तरफ इसको ले जाया जा सके। तो ये वो बुनियाद है जिसके ऊपर आज की गुफ्तगू का इंतज़ाम मुमकिन हो सका। तो ऐसे में चीन और रूस की जो खुफिया सफारतकारी और जो पसे पर्दा उनका किरदार है उसको नज़रअंदाज करना भी ईमानदारी नहीं होगी। अच्छा शहजाद, आपको नहीं लगता कि इस्राइल मुज़ाकरात की राह में रुकावट बनेगा? देखिए, ये बात तो पहले दिन से वाज़े है कि आज तक मुसलमान उम्मा को जो भी नुकसान का सामना करना पड़ा या शरारतों का सामना करना पड़ा, तो उसमें हमेशा इसराइल जो है वो एक बुनियादी किरदार अदा करता है और वो अमेरिका को मजबूर करता है, अमेरिका के कंधे पर रख के बंदूक चलाता है। और उसके साथ साथ नेटो और बरतानिया, चूंकि इसराइल के वजूद के हवाले से जो मुआहदा बासफोरस हुआ था उसके बाद से ये सारी कुव्वतें इकट्ठी इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म रही हैं। तो ये इसराइल को तो कभी भी ये सूट नहीं करता। उनकी तो ख्वाहिश ये है कि खुदा न खास्ता ईरान को सफ़ाहस्ती से मिटा दिया जाए, या अगर ये मुमकिन ना हो तो कम अज़ कम वहाँ पे इस तरह की रजीम ज़रूर आ जाए जिससे इसराइल को कोई ख़तरा महसूस ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसराइल का ये ख्वाब पूरा नहीं हो सका
और इसराइल इस वक्त खिफत तो महसूस कर रहा है और वो शरारत भी कर रहा है, कोशिश भी कर रहा है कि अमेरिका इस जंग में फंसा रहे, लेकिन अमेरिका और सदर ट्रंप जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि इस कशीदगी को मजीद आगे बढ़ा सकें या इस जंग को मजीद जारी रख सकें, क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस ने पैसे देने से मना कर दिया है और अगर 28 अप्रैल से आगे ये बात जाती है तो इस जंग के लिए कांग्रेस की मंजूरी चाहिए होगी। अगर पैसे नहीं मिल रहे तो फिर ये जंग की मंजूरी भी नहीं मिलेगी। सो ट्रंप के पास भी बड़ी लिमिटेड ऑप्शन है कि वो किसी तरह से इस जंग जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि ट्रंप के पास भी बड़ी लिमिटेड ऑप्शन है। आप हमारे साथ ही रहिएगा। मुजाहिद, आप बताइएगा कि चीन और रूस की ईरान की हिमायत और उनके किरदार को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक चाइना और रशिया की ताल्लुक है तो रशिया और चाइना पर ये शुरू से ही यूएस की तरफ से भी ये इल्ज़ाम आयद किया गया है, बल्कि किसी हद तक कहें तो काफ़ी हकीकत भी है कि जो ईरान है उसको जितनी इंटेलिजेंस है वो चाइना और रशिया की तरफ से दी जा रही थी, जिसके बाद वो एग्जैक्ट जगहों पर हमले कर रहे थे। जहाँ तक चीन के इंटरेस्ट की बात है तो चाइना इस वॉर में ऐसा मुल्क रहा है जिसने बहुत बड़े बड़े फायदे उठाए हैं। पहली नज़र में अगर आप देखें तो चीन दुनिया की सुपर पावर बनने में कामयाब हो गया है। अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि चाइना इस वॉर के पीछे रह के बहुत सारे जो है वो गेम्स खेली हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जितने बहरी जहाज हैं, जितने दूसरे जो ऑयल टैंकर्स हैं, ये सारे मिल मिलाकर भी ईरान से गुजरते हुए इन्हें बाकायदा तौर पर टैक्स पे कर रहे हैं और युआन में इसकी पेमेंट हो रही है। आप ये देखें, जब पेमेंट युआन में होगी तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो डॉलर पर आएगा। तो इसके बाद ना सिर्फ चीनी करेंसी बेहतर होगी, बल्कि दूसरी तरफ आप देखें कि इस जंग को बंद करने के लिए यूएस ने भी चाइना से रिक्वेस्ट की है। शी जिनपिंग से जो प्रेसिडेंट हैं चाइना के, फोन करके प्रेसिडेंट ट्रंप ने इमदाद की रिक्वेस्ट की थी। तो चीन इस सूरत हाल में हर तरफ से फायदा उठाता आ रहा है। आपने देखा है कि पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस आया, मगर चाइना में ये क्राइसिस नहीं आया। उसकी वजह यही है कि चाइना 16% जो है ऑयल अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पहले ही सेव कर चुका था, जबकि उसने सस्ते दामों ईरान से और भी जो काफ़ी खाम तेल लिया। तो जिस सूरत से भी जाएं आप देखें, चाइना इसमें फ़ायदे में रहा है और अब वो ये साबित कर चुका है कि वो दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर है। जी अच्छा मुजाहिद, अगर मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ नहीं होती तो क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है? सवाल दोबारा कीजिएगा। मैंने कहा अगर मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ नहीं होती तो इस सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त के हवाले से देखें कि ये खुद बहुत बड़ी मस्बत पेशरफ्त है कि पाकिस्तान की इन्विटेशन पर दोनों फरीकैन जो है वो मुज़ाकरात के लिए, जो कि किसी सूरत बात करने को तैयार नहीं थे। ईरान को आपको पता है कि जंग बंदी के लिए 2 दफ़ा रिक्वेस्ट की गई यूएस की तरफ से, लेकिन दोनों बार ईरान ने उसको निगेट कर दिया और कहा कि जंग जारी रहेगी। सो ईरान को बड़ा मुश्किल था मुज़ाकरात की टेबल पर लाना इस जंग के बाद, क्योंकि ईरान एक तवील अरसे के बाद जंग में दाखिल हुआ था और वो उनके साथ 2 दफ़ा पहले चीट हो चुका था यूएस की तरफ से। तो वो इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए किसी तौर भी यूएस को ये मौका नहीं देना चाहते थे कि वो दोबारा इनकी मुज़ाकरात या उन्हें थोड़ा सा रुकने का जो मौका मिला उसमें जो फ़ायदा उठा सकें। ईरान ने अपनी मुकम्मल तैयारी कर रखी थी। अभी भी अगर आप देखें तो जो मुज्तबा खामनाई है रहबर मौज़म, उनका कल बयान आया था कि जो हमारे जनूबी हमसाए हैं वो दुश्मन के झूठ और मकर और फरेब से इस तरह वाकिफ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात किसी सूरत किसी तरफ बैठे, इसलिए वो इंतज़ार कर रहे हैं, मुस्बत जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं अपने जनूबी हमसायों की तरफ से। तो इसी वजह से ईरान ने अपने जो डेलीगेशन भी भेजा है ताकि अगर कोई इसका अच्छा और मुस्बत रिजल्ट निकलता है तो वो निकल आए। तो आप देखें कि दोनों तरफ किसी मुस्बत रिजल्ट की तवक्को करते हुए ये मुज़ाकरात की टेबल पर आ रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। अगर इनमें कोई नाकामी भी हुई तो कुछ पॉइंट्स पर इत्तेफाक ज़रूर होगा और अगली लेवल पर अगले दौर में जो मुतनाज़ा नुकात हैं उनका भी हल तलाश किया जा सकता है। जी हल तलाश हो सकता है। मुजाहिद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। शहजाद साहब बताइएगा कि अमन मुआहदे या जंग बंदी की मुद्दत में तौसीक़ की सूरत में आलमी मईशत पर क्या असरात पड़ सकते हैं?
जंग बंदी हर सूरत में पूरी दुनिया के लिए फायदे का बायस बनेगी। और जैसा कि कल ये मुज़ाकरात शुरू होने की तवक्को की जा रही थी, तो गुजरे हुए रोज में पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज ने तकरीबन 1% से ज़ायद का इजाफा हुआ। 2000 के लगभग पॉइंट्स में इजाफा था, जो इख्तिताम तक कोई 1500 के लगभग रह गया। लेकिन एशिया की जो दूसरी मंडियां थीं उनमें भी आपने देखा होगा कि बढ़ोतरी का रुझान था। और जो एशिया में अहम स्टॉक एक्सचेंज हैं उनमें मुस्बत रुझान रहा। तो कारोबार और मईशत जो है, आलमी मईशत, वो अमन के साथ जुड़ी हुई है। सरमायाकार और सरमाया जो है वो बहुत डरपोक हुआ करते हैं। अगर कहीं जंग का इम्कान भी हो तो ऐसे में सरमायाकार सरमाया नहीं निकालता और सरमाया छुप जाता है, जिससे पूरी दुनिया की मईशत वो सफर करती है। अगर जंग के हालात हों खुदा न खास्ता, तो ऐसे में मईशत किसी तौर भी मुस्बत नहीं रहेगी। लेकिन अगर अमन की कोशिश कामयाब होती है और दुनिया में अमन की जानिब कोई कदम आगे बढ़ाया जाता है, तो उसका सिर्फ इस खित्ते पर ही नहीं, पूरी दुनिया के मईशत पर एक मुस्बत असर होगा। अच्छा शहजाद साहब, खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को मौजूदा सूरत हाल है, तो आप कैसे देखते हैं इसको? खित्ते में ताकत का तो देखिए, एक दो चीजें समझने वाली हैं, क्योंकि एक जानिब ग्रेटर इसराइल का एक नक्शा था जो कि इसराइल के ज़हन में था और वो उस पर कारबन था। वो फ़लस्तीनियों को सफ़ाई हस्ती से मिटाने के लिए काम कर रहा था। दूसरी जानिब ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका का नक्शा भी सदर ट्रंप गाहे उसको तज़किरा करते थे, जिसमें वो कनाडा और ग्रीनलैंड को भी शामिल करते थे। तीसरी तरफ भारत में अखंड भारत का एक नक्शा था जो कि पार्लियामेंट में लटकाया गया है नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो ये तौसीर पसंदाना अज़ाइम की तीनों रियासतें जो थीं, ये जंग का मौका ढूंढ रही थी और वो अपने अहदाफ के हसूल के लिए इस जंग को छेड़ने में वो कामयाब हुए। लेकिन इस जंग का जो आउटकम है अभी तक का, और ईरान ने जिस तरह से रेजिस्टेंस दिखाई है, उससे लगता है कि ये जो तौसीर पसंदाना अज़ाइम रखने वाली अक़वाम थी, इनको एक बहुत बड़ा धचका मिला है। और जिससे ये लगता ये है कि जो ताकत का तवाज़ुन है वो अमन के हक में बेहतर होगा, और ये जो ताकतें हैं ये अपने अहदाफ के असूल में नाकाम रहेंगी। और जो अमन की कोशिशें हैं उनको ये ताकत का जो तवाज़ुन है वही मेंटेन कर पाएगा। उसी की बदौलत आपको जंग बंदी में तौसीब भी मिलेगी, उसी की बदौलत आपको पायदार अमन की तरफ कदम बढ़ाने का मौका मिलेगा। और ये ताकत का तवाज़ुन ही है कि जिसकी बदौलत आज पाकिस्तान एक बड़ी अमन की नशिस्त की मेज़बानी कर रहा है। जी ठीक है शहजाद फारूकी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार मोहम्मद नौशाद अली साहब ने। जी नौशाद साहब, मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वफ़द की आमद हुई है, क्या कहेंगे इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्टीमेटली वो अमरीकी जो नायब सदर हैं अपने वफ़द के हमरा पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। अगरचे कि आपने देखा होगा कि बहुत से जो इंटरनेशनल मीडिया के कुछ जो आउटलेट्स हैं, ख़ासतौर पर इंडियन मीडिया जो है, उसकी हद्दुल-वसा ये कोशिश थी कि वो ऐसी प्रोपेगेंडा करे और ऐसी खबरें फैलाए कि जिसमें ये कहा जा रहा हो कि पाकिस्तान में जो है वो अमरीकी वफ़द नहीं आ रहा। टू एन एक्सटेंट कि मैंने तो एक वीडियो सुनी जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि जनाब जो मोदी साहब हैं उन्होंने एक वहाँ पे पूजा शुरू करवा दी है, जिसके बाद अमरीकी तैयारा फिजा से ही वापस चला जाएगा। तो एक्चुअली ये मैं बाज़ औक़ात ये कहा करता हूँ कि अगर किसी ने ये समझना है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है या ये इन मुज़ाकरात की और ये पाकिस्तान और इस्लामाबाद की इस वक्त क्या अहमियत है, तो वो भारतीय न्यूज़ चैनल देखना शुरू कर दे, तो उसको फौरन समझ में आ जाएगी कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो सफारती महाज पर किन बुलंदियों को छू रहा है या किस पेडिस्टल पर ये काम कर रहा है। अब मामला ये है कि जो इस वक्त सिचुएशन है, यकीनन जो अमरीकी वफ्द है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है। जो डीजे वैंस ने वहां से निकल रवानगी से कबल ये कहा था, वो पुरुमीद नजर आ रहे थे कि हम उम्मीद है कि मामलात जो इनके मुज़ाकरात हैं वो बेहतर रहेंगे। ईरानी स्पीकर ने भी ये कहा कि जो कुछ नकात तयशुदा थे, उन्होंने थोड़ा सा डिस्ट्रस्ट शो किया अमेरिका के ऊपर, चूंकि 2 दफा पहले मुज़ाकरात अमेरिका कर चुका है और उसके नतीजे में जो वो मुज़ाकरात तोड़कर दोनों दफा उन पर हमला हुआ था। तो अब ये जो पाकिस्तान के अंदर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसकी एक बड़ी
सिग्निफिकेंस इसलिए भी है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं वो तमाम ममालिक जो इस काविश में पाकिस्तान के पीछे खड़े हैं, वो कहीं ना कहीं इस सारे प्रोसेस की, मैं ये नहीं कह रहा कि मुज़ाकरात के गारंटर हैं, वो इस प्रोसेस के गारंटर हैं। यानी ऐसा नहीं होगा कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये शुरू होंगे और उसके बाद फिर ईरान पर कोई हमला कर दिया जाएगा। अगरचे कि अभी इस वक्त आर्जी जंगबंदी है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के कहने के ऊपर अमेरिकी सदर ने ये अपना जो वो तहजीब मिटा देने वाला जो हमला जिसको वो कह रहे थे वो उन्होंने मौकूफ कर दिया है। लेकिन स्टिल जो बहुत सारे मामलात हैं, इसमें जो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट और समझने वाली है वो ये है कि देखिए एक्चुअली ईरान के और अमेरिका के मुज़ाकरात तो पहले ही कामयाब हो चुके थे। आपको याद होगा जब आयतुल्लाह खामनाई साहब पर हमला हुआ, उससे कबल मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने ये कहा कि जी ईरान के और अमेरिका के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। अब उसके फौरी बाद कुछ घंटों बाद जो अमेरिका और इसराइल हमलावर हो गए ईरान के ऊपर, तो अगर वहां मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो इसका मतलब यह है कि उससे पहले के अमेरिका और ईरान के दरमियान जितने भी मामलात थे, चाहे वो न्यूक्लियर मामला है, चाहे वो दीगर मामलात हैं जो प्रॉक्सी से मुतल्लिक हैं, इसराइल से मुतल्लिक हैं, मशरिक वस्ता से मुतल्लिक हैं, वो सारे के सारे तय हो चुके। अब मामला है ये, इस वक्त जो सिचुएशन है कि इस हमले के बाद जो अमेरिका ने हमला किया ईरान के ऊपर और ये जो जंग हुई जिसकी इस वक्त जंगबंदी चल रही है, उसके अंदर एक नया मोड़ उस वक्त आया जब ईरान ने मशरिक वस्ता पर भी हमला कर दिया। पूरे जो अरब ममालिक हैं जहां वहां पर उनके अमेरिकी अड्डे हैं उन पर हमला हुआ और साथ ही साथ उन्होंने आबनाए हर्मुज़ जो है वो बंद कर दी। अब आबनाए हर्मुज़ वो मेन मामला है जिस पर यह मामला तय किया जाएगा कि कल जब ये मामला होता है, जब ये मुज़ाकरात शुरू होते हैं, तो आइंदा आने वाले वक्त में आबनाए हर्मुज़ का स्टेटस क्या होगा। क्योंकि जो ईरान है वो ये कह रहा है कि हम इसके ऊपर टोल टैक्स लगाएंगे और टोल टैक्स तकरीबन $1 फी बैरल, यानी कि अगर 2 मिलियन बैरल का जो जहाज है, जो यूजली एक स्टैंडर्ड जहाज होता है, तो वो जहाज वहां से गुजरेगा तो ईरान को और अम्मान को $2 मिलियन वहां से दे के गुजरेगा। जैसे नहर स्वीज है या कोई और एक और इसी तरह की जैसे कह लीजिए कि गुजरगाह है, आबी गुजरगाह है। अब अम्मान के और ईरान के दरमियान भी मामला जो हैं वो बेहतर हो चुके हैं और तय पा गए, और कहा यह भी जा रहा है कि ईरान और ओमान हो सकता है कि एक डिफेंस पैक्ट कर लें जिसके तहत जो ईरानी अफवाज हैं वो ओमान वाली साइड पर भी जाकर वो उस जिसे कह लीजिए गुजरगाह को संभाल लें, यानी कि सिक्योरिटी सारी की सारी ईरान के हाथ में चली जाए और वो सिर्फ हिस्सा दिया करेगा ओमान को इस गुजरगाह से गुजरने का। वेस्टर्न नेशंस ये चाहती हैं, इस वक्त यूरोप ये चाहता है और अब अरब ममालिक ये चाहते हैं कि वो पहले की तरह वो फ्री गुजरगाह हो जिसके ऊपर कोई जैसे किसी किस्म का कोई टोल टैक्स नहीं था। ये वो पॉइंट है जो अब नए सिरे से डिस्कस होना है। बाकी तमाम पॉइंट चाहे वो ईरान के एटमी हथियारों से मुतल्लिक हैं, ईरान की यूरेनियम मफजूदगी से मुतल्लिक हैं, ईरान के दीगर मामलात हैं, प्रॉक्सीज से मुतल्लिक हैं, ये वो तमाम मामलात पहले भी डिस्कस हो चुके हैं और वो दोबारा भी बड़ी आसानी है उनको डिस्कस करने का। 15 पॉइंट अमेरिका ने दिए थे, 13 पॉइंट जो है वो पाकिस्तान ने दिए थे। अल्टीमेटली इसके साथ ये जो सिचुएशन हमारे सामने है, इसके अंदर ये जो 15 और 10 पॉइंट, ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। 10 पॉइंट के ऊपर जैसे कह लीजिए कि 10 पॉइंट जो भेजे गए थे जब ये जंगबंदी का मामला आया था तो उस पर अमेरिका ने अग्री किया था, लेबनान उसमें मौजूद था। वो अलग बात है कि इस्राएली प्राइम मिनिस्टर भेजे गए थे बोथ साइड से, लेकिन आप क्या समझते हैं कि किन शराइत पर जंगबंदी हो सकती है? आपको आवाज आ रही हो नौशाद साहब मेरी? हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर नॉर्थ शहजाद फारूकी साहब। जी शहजाद साहब, बताइएगा कि आपकी नज़र में किन शराइत पे जंगबंदी हो सकती है? आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक तो चीज़ें मज़ीद इजाफा करना चाहूँगा जी। ये अभी जो बात की जाफरी साहब ने, तो जाफरी साहब ने इसमें ईरान के उस बयान का हवाला दिया जिसमें जनूबी हमसायों का जिक्र मौजूद है कि ईरान के जो जनूबी हमसाए हैं उनके रद्द अमल का इंतज़ार है। तो बुनियादी बात यह है कि जनूब में क्या है, जनूब में सऊदी अरब है, जनूब में मुत्तहिदा अरब अमारात है और कतर और ये बाकी जो खलीजी रियासतें हैं वो सारी की सारी ईरान के जनूब में वाक़ हैं। तो जनूब के साथ जो इशू है ईरान का, उसको भी
रिजॉल्व करना है, चूंकि हालिया कशीदगी के दौरान वो कि ईरान ने अपनी तरफ से अमेरिकी तनसीबात को ही निशाना बनाया है, लेकिन जाहिर है उसके नतीजे में कुछ ना कुछ कोलैटरल डैमेज भी हुआ है और वहाँ के जो मकामी आबादियां हैं या तनसीबात है उनको भी नुकसान पहुंचा है, तो उसको भी सॉर्ट आउट करना होगा। और ये जो नौशाद साहब ने अभी कहा कि टोल टैक्स के जरिए इस मामले को हल किया जा सकता है, तो इसमें कोई शक नहीं कि अमान और ईरान के दरमियान इस हवाले से एक इब्तदाई किस्म की अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, लेकिन जब तक इसको अमेरिका की जानिब से तौसीक नहीं मिलेगी या अमेरिका को इसमें से कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि अमेरिका ने भी जो खर्चा किया है वो इस दफ़ा अमेरिका ने आज तक जो जंगें लड़ी हैं उनका खर्चा हमेशा दूसरों ने उठाया है। कभी वो मगरब से इसका हिस्सा लेते थे, कभी नेटो से लेते थे, तो कभी मुतलका जो रियासतें थी वहाँ पे तेल के रिसोर्सेज पर कब्जा करके या मादनियात पर कब्जा करके वो अपना नुकसान की भरपाई करती थी। इस दफा एक ऐसा मौका है कि जब इस भरपाई के लिए अमेरिका के पास भी कोई गुंजाइश नहीं है, उनको कहीं से पैसे नहीं मिले इस जंग के लिए, तो उनको भी ये उनकी ख्वाहिश होगी कि अगर ऐसा कोई आबनाए हुर्मुज़ पे बंदोबस्त कायम होता है। गो कि अभी तक अमेरिका का ये कहना है कि वो आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खुलवाना चाहता है और उसको फ्री रखना चाहता है, लेकिन आगे चल के ये इम्कान बहरहाल मौजूद है कि अमेरिका इस इंतज़ाम में अपना हिस्सा चाहेगा और वो चाहेगा कि किसी न किसी तरह वो भी इस इंतज़ाम का हिस्सा हो। और जहाँ तक शराइत की बात है तो उसमें ईरान को एटमी ताकत ना बनने देना, जो कि जाहिर है कि एक बड़ा तवील पुराना ख्वाब है अमेरिका का और इसराइल का, वो एक शर्त होगी यूरेनियम की अफजूदगी, और जो अफसूदा यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है, वो कि जो हालिया रिपोर्ट्स हैं वो इस बात की तौसीक बिल्कुल नहीं करती कि ये यूरेनियम इस काबिल है कि उसे एटमी हथियार बनाया जा सके, लेकिन चूंकि अमेरिका को खदशा इस बात का है तो वो उस यूरेनियम को अपने कब्जे में लेने पर जरूर जोर देगा। इसी तरह से ईरान अपने मुंजमद असासों की बहाली और जो इस जंग में उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के हवाले से वो जरूर कोशिश करेगा, और उसका एक ही कलीदी जो उसमें एक किरदार है वो आबनाए हुर्मुज़ है। आबनाए हुर्मुज़ वो सोने की चिड़िया है जिससे इन तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। अब उस पे मामलात किस तरह से तय होंगे यही देखने वाली बात है। अच्छा शहजाद, अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की आलमी पजीराई की कितनी अहमियत है? ये पाकिस्तान के लिए क़याम पाकिस्तान के बाद से लेकर आज तक सफारती अगर आप इस तारीख को देखें तो ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मौका है जिसमें पाकिस्तान एक आलमी प्लेयर के तौर पर सामने आया। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान को कभी भी एक ऐसा बड़ा किरदार नहीं मिला। चूँकि आप जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, लेट से जो मुझे तजर्बा हुआ कि अमेरिका का आम शहरी तो पाकिस्तान के नाम से उस तरह से आगाह नहीं है या पाकिस्तान को उस तरह से जानता नहीं है, और उनके नज़दीक ये कोई बहुत ही तारीख दौर में बसने वाला एक मुल्क है और बहुत सारे लोग तो इसके नाम से भी वाकिफ नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस सारे अमल के जरिए पाकिस्तान को एक नई पहचान मिली है जो कि एक मुस्बत पहचान है, और पाकिस्तान का नाम जो है अब दुनिया के हर इंसान की नज़रों के सामने है और पाकिस्तान का किरदार भी सबके सामने है। क्योंकि आज तक पाकिस्तान को जो भी आलमी मीडिया पर कवरेज मिली वो ज़्यादा मुस्बत नहीं रही, उसमें पाकिस्तान के लिए तो ज़्यादा अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। लेकिन अमन की इस आलमी कोशिश को कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तान ने जो अब तक की कोशिशें की हैं, उन कोशिशों को पहली मर्तबा एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है या एक ऐसा मौका मिला है जिसके ज़रिए पूरी दुनिया को पाकिस्तान का असल चेहरा, एक पुरअमन पाकिस्तान, अमन की ख्वाहिश रखने वाले एक मुल्क के तौर पे और एक ऐसी रियासत के तौर पे जो दुनिया में खराबी नहीं चाहता, दुनिया में जंग नहीं चाहता, दुनिया के लोगों की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए वो फैसिलिटेट करने को तैयार है। उसने अपने दारुल हुकूमत में मुज़ाकरात की टेबल सजाई है और दोनों फरीकों को उस टेबल पर ले भी आया है। इसमें उनको पसे पर्दा बाकी P5 की जो बाकी ममालिक हैं उनकी हमायत भी हासिल है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत एक तारीखी मौका है जो पाकिस्तान को मिला है, और अगर पाकिस्तान इस अमन को कामयाब बनाने में कामयाब हो जाता है, वैसे तो हम हर दिल की आवाज़ है कि पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद और जिंदाबाद, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान एक मुस्तनद आलमी प्लेयर के तौर पर पूरी दुनिया के सामने होगा, और फिर उसके बाद पाकिस्तान
से नेक्स्ट टाइम कोई तरीका अगर बातचीत करना चाहेगा तो पाकिस्तान एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेगा। पाकिस्तान को मुस्तकबिल में इस सारे अमन प्रोसेस का हिस्सा बनने का एक बड़ा अच्छा नतीजा मिलेगा, या एक आप समझिए कि इसकी कमाई एक ऐसी क्रेडिबिलिटी मिलेगी पाकिस्तान को। तो दुनिया के जो दीगर हल तलब मामलात हैं, मसलन बहुत सारे पाकिस्तानियों के ज़हन में ये ख्याल है कि ये तो ईरान और अमेरिका का मामला है, तो पाकिस्तान को इसमें क्या मिलेगा। तो पाकिस्तान एक तो अमन का ख्वाहिश रखने वाला एक मुल्क के तौर पर सामने आएगा, पूरी दुनिया में उसको पहचान मिलेगी। और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान इस अमन प्रोसेस में अपना हिस्सा डालने में कामयाब हो सकता है तो इस क्रेडिबिलिटी को कल को कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि सदर ट्रंप पहले भी ये कह चुके हैं कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामला कश्मीर पर सालसी करने के लिए तैयार हैं, तो अब ये लगता ये है कि ये क्रेडिबिलिटी जो है वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के बहुत काम आएगी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के बहुत काम आएगी। शहजाद फारूकी साहब आप हमारे साथ ही रहेगा। अच्छा मुजाहिद, ट्रंप ने कहा है कि हरमस तो वो यूज़ भी नहीं करते, जबकि उन्हें एतराज़ात भी हैं कि दीगर के लिए वो हरमस खोले जाएं और $1 चार्ज भी किया जाए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, जहाँ तक आबनाए हरमज का ताल्लुक है तो इस जंग से पहले आबनाए हरमज जो है वो खुला था, यानी 27 फरवरी तक आबनाए हरमज खुला था। दुनिया में जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वहाँ से वो जारी थी और बिला तातुल जारी थी। इस जंग के नतीजे में आबनाए हरमज को ईरान ने, चूंकि पहले आप ये समझ लें कि आबनाए हरमज पर पहले ईरान का कंट्रोल नहीं था, इस जंग के नतीजे में ईरान का कंट्रोल बन सका है आबनाए हरमज पर, और जब ईरान ने उस पर मुकम्मल कंट्रोल कर लिया तो आप दोबारा उसको खुलवाने के लिए, जिनकी जंग की वजह से आबनाए हरमज बंद हुआ था और उनका कहना था हम ये यूज़ नहीं करते, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ईरान बड़ी अच्छी तरह जानता था कि वो जो स्ट्रेटजी अपनाए हुए है इस वॉर में आबनाए हरमज के हवाले से, वो यूएस को क्या पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को इस तरह डिस्टर्ब करेगी कि मुखालिफ जो है घुटनों पर आ जाएंगे। तो उसका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक साबित हुआ। जहाँ तक आबनाए हरमज का ताल्लुक है तो ईरान का दावा है कि ये आज भी खुला है, अमेरिका और इसराइल के लिए भी खुला है, लेकिन मजबूरी ये है कि वहाँ बहुत सारी माइंस जो हैं वो अटैच की गई हैं IRGC की तरफ से। तो उनका कहना है कि जब तक ये माइंस यहाँ मौजूद हैं और इनका काम किया जा रहा है, इनको हटाने का, इस मुआहदे के बाद उनको हटाया जाएगा, तो उतनी देर जिसने जहाज इस्तेमाल करना है अपना आबनाए हरमज से आने जाने के लिए, क्योंकि ईरान का दावा है कि ये खुला है, तो वो कहते हैं उसके लिए एक सेफ पैसेज तैयार है जहां से आप अपने जहाज लेके जा सकते हैं, और इस सेफ पैसेज से गुजरने के लिए आपको IRGC के साथ राब्ता करना पड़ेगा। यानी दूसरी सूरत में ये बात बिल्कुल वाज़े है कि IRGC के मर्जी के बगैर वहां से जहाज का, बहरी जहाज का, किसी भी जहाज का गुजरना नामुमकिन है। और दूसरी तरफ देखें, ईरान ने एक और चाल चली है इस जंग में, और उन्होंने कहा है कि आबनाए हरमज में वो किसी फार्मूला, इंटरनेशनल लेवल का फार्मूले की तरफ जाना चाहते हैं जिसमें ईरान के इख्तियारात बड़े वाजे हों, और ईरान ने बड़ा वाजे किया है कि इस फार्मूले में ओमान भी उनका साथी होगा, क्योंकि ओमान की जो रिग है वो ईरान के साथ ही लगती है इसमें। सो ओमान का भी उतना ही राइट है जितना ईरान का है। तो वो जितने परसेंटेज या जो भी फार्मूला तय होगा, मेरे ज़राए के मुताबिक ईरान और ओमान में एक जल्द ही एक मुआहदा होने जा रहा है, और ये मुआहदा अगर दस्तखत हो गया तो इसके बाद आबनाए हरमज का जो मुकम्मल कंट्रोल है वो IRGC के पास आ जाएगा। तो ये मुआहदा जल्द होने जा रहा है। आप देखेंगे कि अगले हफ्ते के दौरान ही तकरीबन ईरान और ओमान के दरमियान ये बाहमी मुआहदा होगा, जिसमें आबनाए हरमज पर इन दो मुल्कों का वाज़े कंट्रोल दुनिया के सामने आ जाएगा और एक फार्मूला नजर आ जाएगा वर्ल्ड के सामने आबनाए हरमज का। तो ये वो ऐसी जगह है जो आप समझ लें कि दुनिया की इकोनॉमी की शाहरग है जो ईरान के हाथ में है, और इसी को जितनी देर ईरान दबाए रखेगा दुनिया पर प्रेशर उतना ही बढ़ता जाएगा, और ईरान की जो शर्तों पर है दुनिया को आना पड़ेगा। इसी वजह से आपने देखा है कि पहले यूएस ने जब अटैक किया तो इनका कहना था कि वो ईरान को पत्थर के दौर में ले जाएंगे, सब कुछ तबाह कर देंगे, लेकिन ग्रेजुअली आपने देखा कि ईरान के रिस्पांस के बाद ईरान की जो वॉर टेक्निक्स हैं उनके ग्रेजुअली अप्लाई होने के बाद यूएस न सिर्फ अपने बयानात से पीछे हटता रहा, बल्कि उसके साथ साथ जो ईरान की तरफ जो रवैया है वो थोड़ा चेंज टुवर्ड्स मुज़ाकरात चेंज होता चला गया।
तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, आपने हॉर्मुज से लेकर वॉर की तमाम टेक्निक्स तक, इन सब को इस्तेमाल करते हुए ईरान जो है अपने मुखालफिन को जो वो घुटनों पर ले आया है और अपनी शराइत पर सुलह की तरफ ले जा रहा है। अब देखें इन मुज़ाकरात जो आज शुरू होने हैं दोनों फरीकैन के दरमियान, तो देखें कि इसके दौरान फायदे में रहता है। जी अच्छा मुजाहिद, ईरान जंग में होने वाले नुकसानात का अजाला भी चाहता है, तो क्या अमेरिका ये मुतालबा मानेगा उनका? देखिए, मुतालबा जरूर किया है ईरान ने, क्योंकि जिस दिन पहले दिन यूएस की तरफ से जंग बंदी के लिए कहा गया था, उसी दिन ही ये मुतालबा भी सामने आया था कि ईरान में जितना अब तक का नुकसान हुआ है उसकी कंपनसेशन भी की जाए, और ये यूएस की तरफ से की जानी थी। लेकिन यूएस, आपको पता है, खुद पैसों के लिए परेशान है। उनके वॉर में बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर्स हुए हैं, उनकी सोच से ज्यादा एक्सपेंडिचर्स हुए हैं, और इन एक्सपेंडिचर्स के लिए उन्होंने अपनी कांग्रेस से 2 दफा जो है वो पैसे मांगे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उन्हें, चूंकि ये जंग कांग्रेस से इजाजत लिए बगैर, अप्रूव हुए बगैर शुरू हुई थी, ये टोटली डिसीजन था प्रेसिडेंट ट्रम्प का अपना, इसलिए कांग्रेस ने उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया। लेकिन गो के पैसों के बगैर जंग नहीं होती, तो अब यूएस का ख्याल है कि जो अरब ममालिक हैं वो जंग के अखराजात बर्दाश्त करेंगे। तो अब देखना यह है कि अरब ममालिक किस हद तक यूएस की इस उम्मीद पर पूरा उतरते हैं कि वो जंग के अखराजात देते हैं, क्योंकि जो यूएई और दूसरे अरब ममालिक हैं उनका अपना बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, जिसे रिकवर करने के लिए उसे 10 से 15 साल चाहिए हैं। और जितना उनका नुकसान हुआ है टूरिज्म और इंडस्ट्रियल हवाले से, इनका दोबारा खड़े होना, दोबारा एतमाद बहाल होना दुनिया पर, ये खासा मुश्किल है। ऐसी सूरत में अरबों की तरफ से पैसा मिलना भी मुझे काफी खासा मुश्किल नजर आता है। तो यूएस जो है फाइनेंशियली भी क्राइसिस में जाने का चांस है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर रिपोर्टिंग मुजाहिद जाफरी, सीनियर तज्ज़ियाकार मोहम्मद नशाद अली साहब और डायरेक्टर नौर शहजाद फ़ारूकी। आपको बताएं कि अक़वाम आलम में फ़ील्ड मार्शल ने आके शोले बुझाने और मुज़ाकरात के लिए तारीख़ी साज़ किरदार अदा किया है। पाकिस्तान की सिफारती जीत ईरान अमरीका जंग में सालसी की आलमी मंजरनामे में बदल दिया गया है। अमरीका ईरान कशीदगी में पाकिस्तान का किरदार, पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का आज अहम तरीन मरहला है, जबकि ईरान और अमेरिका का वफ़द जो है वो इस्लामाबाद में अहम बैठक के लिए मौजूद हैं। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का आज अहम तरीन मरहला है, जबकि उनका इस्तकबाल जो है वो इसहाक डार, फील्ड मार्शल, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने किया। आपको बताएं कि अहम वफ़द जो है वो इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद है और अहम मुज़ाकरात मतवक्के हैं। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का आज अहम तरीन मरहला है।